जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विज्ञान पाठ्यपुस्तक के पाठ 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के सभी अभ्यास के प्रश्न और उसके उत्तर को करने वाले हैं और एकदम डिटेल्स में समझने वाले हैं। एक तो होता है कि आप ऊपर ऊपर से कर लो, ऐसे नहीं, आपको हर एक प्रश्न को एकदम बारीकी से समझाया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की कॉन्सेप्ट वाइज क्लास आपको भारतवर्ष क्लासेस पर मिलेगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे? पहला है, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से अलग करने में। सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से अलग करने में हम किस विधि को अपनाएंगे? तो यहाँ पर आंसर होगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण होता क्या है जी, और सोडियम क्लोराइड है क्या, दोनों चीजों को समझ लीजिए बच्चा। देखिए, जो साधारण नमक है उसी का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो आप सभी को पता है कि हम नमक किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। समुद्री जल को जब यहाँ पर वाष्पित कर दिया जाता है, गर्म किया जाता है, तो बर्फ जो यहाँ पर जल है वह वाष्प बनकर उड़ जाती है और हमें नमक प्राप्त हो जाता है। यानी सोडियम क्लोराइड नमक को जल से पृथक करने के लिए वाष्पीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में जो विलयन है, विलयन यानी कि जिसमें नमक और जल घुला हुआ है, उसको गर्म किया जाता है जिससे जल वाष्पित हो जाता है और ठोस क्लोराइड पीछे रह जाता है, वही वहां पर हमें नमक के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला यहाँ पे दे रखा है, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने में, यहाँ पर हम इसमें जो है उधर्वपातन, ठीक है, उधर्वपातन का प्रयोग करेंगे। उधर्वपातन, अमोनियम बात करें, अमोनियम क्लोराइड उधर्वपातित होने वाला पदार्थ है, जबकि सोडियम क्लोराइड ऐसा नहीं होता है। इस विधि में जब हम मिश्रण को गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड सीधे, तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा और इसे फिर से ठंडा करके ठोस अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, जबकि सोडियम क्लोराइड पीछे रह जाता है। अगला जो है, धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में। ठीक है, तो हम यहाँ पर छान लेंगे इसको, है ना। छानने के द्वारा जो तेल है वह निकल जाएगा और जो यहाँ पर धातु के छोटे टुकड़े हैं वह इंजन ऑयल में यहाँ पे इंजन ऑयल से बाहर हो जाएंगे छानने के विधि द्वारा। अगला है कि दही से मक्खन निकालने के लिए, दही से मक्खन निकालने के लिए हम किस विधि का उपयोग करेंगे? तो यहाँ होगा अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि के द्वारा हम दही से मक्खन निकालेंगे। दही को मथने से जो हल्का मक्खन के कण हैं वह ऊपर आ जाते हैं और भारी जो दही है वो नीचे बैठ जाती है। इस प्रक्रिया को अपकेंद्रण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे कि जब दही को खूब तेज घुमाया जाता है, खूब तेज उसमें हाथ घुमाया जाता है, तो दही जो भारी है वो नीचे बैठ जाएगा और मक्खन ऊपर में आ जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर अपकेंद्रण विधि के द्वारा दही से मक्खन निकाला जाता है। अगला है यहाँ पर, ठीक है, अगला यहाँ पे दिया गया है जल से तेल निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम पृथक्करण कीप के द्वारा हम इसको प्रयोग करेंगे। पृथक्करण कीप से जल और तेल, ध्यान दीजिए, जो जल और तेल है ये अघुलनशील है, ये दोनों जो है एक दूसरे में घुलता नहीं है और इसकी विभिन्न सतहें होती है, अलग अलग परतें होती है। पृथक्करण कीप यानी सेपरेटिंग फनल का प्रयोग करके भारी जल नीचे से निकाला जा सकता है जबकि तेल ऊपर रह जाता है। तो इस प्रकार हम तेल से जल अलग करने के लिए पृथक्करण कीप का प्रयोग करेंगे। अगला है चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में। तो इसको हम लोग छानने के द्वारा चाय को छानकर पत्तियों को अलग किया जाता है, क्योंकि जो चाय है वो निकल जाएगा और छानने की विधि द्वारा चाय की पत्तियां उसमें फंस जाएगी। बालू से लोहे के पिनों को पृथक करने में, बहुत ही यहाँ पर आसानी से आप इसे समझिए। चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा हम यहाँ पर बालू से लोहे के पिनों को पृथक कर सकते हैं।
लोहे की पिनें चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, जबकि बालू चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो चुंबक का प्रयोग करके लोहे की पिनों को बालू से अलग किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोग चुंबक का प्रयोग यहाँ पर सिक्कों को यहाँ पे सिक्कों को अ, जल से अलग करने के लिए करते हैं। सिक्के यहाँ पर उसे गंगा के घाट पे या फिर जो धार्मिक स्थल है जहाँ पे लोग सिक्के प्रवाहित करते हैं, वहां से सिक्के वो चुंबक के द्वारा पृथक करते हैं यानी चुनते हैं। तो वहां पर वे चुंबकीय पृथक्करण का ही प्रयोग करते हैं। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में, तो इसे हम ओसाना विधि द्वारा पृथक करेंगे। ओसाना यानी विनोइंग एक ऐसी विधि है जिसमें हवा का उपयोग करके भूसे को गेहूं के दानों से अलग किया जाता है, क्योंकि जो भूसा है वो हल्का होता है और हवा से उड़ जाता है, जबकि गेहूं आराम से नीचे बैठ जाता है। सभी लोग इसको किए होंगे। ठीक है। अगला है पानी में तैरे हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए। तो यहाँ पर हम दो विधि अपनाएंगे, निस्तारण और छानना। निस्तारण और छानना। तो यहाँ पर महीन मिट्टी के कणों को पानी में बैठने देंगे और फिर सावधानी पूर्वक जो पानी है वो दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये निस्तारण हुआ। और जो भी कण यदि बच जाएंगे तो छानन विधि द्वारा उसको हम अलग कर लेंगे। पुष्प की पंखुड़ियों को निचोड़ से विभिन्न रंगों को पृथक करने में, तो यहाँ पर इसमें हम क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग करेंगे। क्रोमैटोग्राफी एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग किसी मिश्रण में मौजूद विभिन्न घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है, जैसे कि पुष्प की पंखुड़ियों से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में। तो याद रखिएगा पृथक्करण। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए ठीक है बच्चा, आप इसी प्रकार से समझते चलिए, आपको एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको तरीका पता है कि आप किस प्रकार से करेंगे। अगला है कि चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि आपको चाय तैयार करनी है, और चाय तैयार करने के लिए आप किन किन यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो पहला दिया गया है यहाँ पर विलयन, विलायक, विलय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील। ठीक है। उसके बाद छानना, फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करना है हमें चाय बनाने के लिए। तो चलिए हम विज्ञान की भाषा में यहाँ पर चाय को बनाते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आप इसका उत्तर लिखेंगे। चाय तैयार करने के लिए जो यहाँ पर है निम्नलिखित चरण अपनाए जाते हैं। तो पहला यहाँ पर है चरण एक जो यहाँ पर दिया गया है। पहला है कि पानी को गर्म किया जाता है, जो इस प्रक्रिया में विलायक यानी कि सॉल्वेंट होता है। जो पानी है वो क्या है? विलायक है। और जब हम पानी में चीनी, चाय पत्ती और दूध मिलाए जाते हैं, ये सभी विलय यानी कि सोल्यूट्स होते हैं। जो पानी में हम चीनी, चाय पत्ती और दूध मिला रहे हैं उसको हम सोल्यूट्स यानी कि विलय बोलेंगे। अगला है कि जब चीनी पानी में घुलती है तो वह घुलनशील पदार्थ है। ठीक है। घुलनशील पदार्थ क्या है? चीनी, जो पानी में घुल गई। चाय की पत्तियां जो पानी में नहीं घुलती है वह अघुलनशील होती है, इसलिए वे घुलती नहीं है। तो यहाँ पर चार हमने देखा, विलायक क्या है, विलय क्या है, घुलनशील क्या है और अघुलनशील क्या है। फिर पांचवा यहाँ पर है कि जब सभी घुलनशील पदार्थ पानी में मिल जाते हैं तो यह एक विलयन यानी सॉल्यूशन बन जाता है। छठा लिखेंगे, फिर इस मिश्रण को छाना जाता है ताकि चाय की पत्तियां हटाई जा सके। यह प्रक्रिया छानना यानी कि फिल्ट्रेशन कहलाती है। और छानने के बाद जो तरल पदार्थ हमें प्राप्त होता है वह छानित द्रव यानी फिल्ट्रेट होता है, यानी कि तैयार चाय। और यहाँ पे लिखेंगे जो चाय की पत्तियां छानने के बाद बच जाती है वे अवशेष यानी कि रेसिड्यू होती है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे संक्षेप में प्रयोग हुए शब्द। जो विलायक, विलायक क्या है? इसमें पानी है। विलय क्या है? चीनी और दूध है। घुलनशील क्या है? चीनी। अघुलनशील क्या है? चाय की पत्तियां। विलयन क्या है? पानी, चीनी और दूध का घोल विलयन कहलाएगा। छानना, चाय को फिल्टर करना। तो इस प्रकार से संक्षेप में हुए शब्द एकदम सटीक उत्तर है। और छानित द्रव, फिल्टर, तैयार चाय, और यहाँ पर जो अवशेष है वो चाय की पत्तियां हैं। आई बात समझ में? चलिए बहुत सही। अब हम यहाँ पर करते हैं इसके बाद प्रश्न संख्या 3।
तो यहाँ पर मैं अच्छा से इसको लगा देता हूँ प्रश्न को, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। चलिए, आपको नजर आ रहा है बच्चा? बहुत सही। चलिए देखिए, पहला यहाँ पे तीसरा प्रश्न कहता है, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों को घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त किए हुए परिणाम को 100 ग्राम जल में विलय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित दर्शाया गया है। यानी कि संतृप्त विलयन को यहाँ पर कितना गर्म, यहाँ पे तापमान में गर्म किया जाता है कि वो यहाँ पर पर्याप्त हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड है। प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं। प्रश्न के अनुसार यहाँ पर बहुत ही शानदार से आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि यही प्रश्न में बच्चों को दिक्कत होता है। तो यहाँ पर हम आसानी से इसको समझने वाले हैं। प्रश्न संख्या पहला देखिए, पहला क्या कहता है कि 50 ग्राम जल में, ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न आप ध्यान दीजिए, 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। प्रश्न समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पूछ, यहाँ पे नहीं समझ में आया तो हम यहाँ पे कैसे समझेंगे, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि 50 ग्राम जल है। ठीक है, क्या आपको लिस्ट में कहीं भी जल दिख रहा है? नहीं। तो आगे पढ़िए, आगे क्या है? 313 केल्विन। 313 आपको दिख रहा है कहीं? बिल्कुल सर, ये रहा 313। 313 है, 313 यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, 313 के बाद यहाँ पे कहता है कि पोटेशियम नाइट्रेट। तो देखिए, ये रहा पोटेशियम नाइट्रेट और इसका 313 केल्विन बात करें तो ये रहा 313, ये 62 है। ठीक, तो यहाँ पर कहता है कि 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट को संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। ये जो दिया गया है चार्ट, ये जो ग्राफ दिया गया है, 100 ग्राम जल है और हमें कितना कह रहा है? 100 ग्राम जल में 313 केल्विन, जो सेल्सियस केल्विन, 313 केल्विन तापमान पे 62 ग्राम जो है नाइट्रेट की आवश्यकता हो रही है। तो जल को आधा कर रहे हैं, है ना, 100 से 50 कर रहे हैं, तो आप इसको भी आधा कर दीजिए। 62 का आधा कितना होगा? 62 का आधा कर दीजिए, 31 होगा। तो ये हम लिखेंगे 62 ग्राम भागा 2 बराबर 31 ग्राम। कारण क्या होगा कि यदि हम यहाँ पर जल को 100 ग्राम ले रहे हैं तो 62 ग्राम है, और यहाँ पर 50 ग्राम जल में आवश्यकता करने के लिए इसे आधा किया जाएगा। 62 ग्राम भागा 2 बराबर 31 ग्राम। ठीक है, अगला है कि प्रज्ञा ने 353 केल्विन तापमान पर, ठीक है, 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट करें। तो यहाँ पे देखिए, जब विलयन ठंडा होगा तो प्रज्ञा देखेगी कि पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल विलयन से बाहर आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो है क्रिस्टल से बाहर आ जाएगा। अगला प्रश्न संख्या तीसरा है कि 253 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। क्या कहता है? 293 केल्विन है। ठीक है, 293 किसमें है? इसमें है। देखिए, ये वाला आपको दिख रहा है। इसमें बताइए सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा है 37 ग्राम। वो किसमें है? अमोनियम क्लोराइड। तो यही होगा आंसर। आंसर क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड। बहुत ही शानदार सा है, आप फिगर देखिए, घबराएगा नहीं। लिखेंगे अमोनियम क्लोराइड की घुलनशीलता 37 ग्राम सबसे अधिक है। 100 ग्राम जल में यह 37 ग्राम घुल जा रही है। अगला है कि तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, तापमान हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं, देखिए सबसे पहले था 283, तो ये 21 हुआ। अब 293 करें, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रश्न को समझना बड़ी बात है बच्चा। देखिए, यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट 21 या 283 केल्विन तापमान था तो 21 ग्राम घुल रहा था। 93 किए तो 32, 313 किए तो 62 और 333 किए तो 106 और 353 किए तो 167। यानी कि जैसे जैसे हम तापमान बढ़ा रहे हैं,
सभी में हो रहा है। आप देख लीजिए इसमें 36 36 36, 37 37 हुआ, 35 35, 40 46 54, 24 37 41, 55 66, यानी कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे इसका घुलने की मात्रा जो है वो बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उसकी घुलनशीलता भी बढ़ती जाती है। आई बात समझ में? साथियों, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है निम्न में की उदाहरण सहित व्याख्या करें। ए दे रखा है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, एक संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें किसी निश्चित तापमान पर विलायक में और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता है। यानी कि एक संतृप्त विलयन हम उसे कहेंगे जिसमें और भी अधिक विलय घोला नहीं जाए। यहाँ पे अगला प्रश्न, शुद्ध पदार्थ क्या है? तो आंसर होगा, एक शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या सी है कोलाइड। कोलाइड के बारे में बताना है। तो लिखेंगे कोलाइड एक ऐसा विषमांगी मिश्रण है जिसमें कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि वे प्रकाश को फैला सकते हैं, लेकिन इतने छोटे होते हैं कि वे गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे नहीं बैठते हैं। ठीक है, कोलाइड एक ऐसा विषमांगी मिश्रण है जिसमें कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि वे प्रकाश को फैला सकते हैं, लेकिन इतने छोटे होते हैं कि वे गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे नहीं बैठते हैं। अगला है निलंबन। तो निलंबन के बारे में लिखेंगे, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए जी, यहाँ पे हरा ले लेते हैं। लिखेंगे निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। पांचवा है कि सामांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। तो सामांगी मिश्रण यहाँ पे कुछ दिया हुआ है उसमें से आपको छांटना है। तो सामांगी मिश्रण में आप छाटिएगा सोडा जल, बर्फ, वायु, सिरका, छनी हुई चाय। और विषमांगी मिश्रण में आप यहाँ पे छाटेंगे। ठीक है, विषमांगी मिश्रण में छाटेंगे आप लकड़ी और मिट्टी। सामांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, आप एक बार कमेंट कीजिए जल्दी से। सामांगी और विषमांगी मिश्रण क्या है, आप जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चा। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या छठा कर यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करें तो सामांगी मिश्रण सोडा जल, बर्फ, वायु, सिरका और छनी हुई चाय हो गई। विषमांगी मिश्रण लकड़ी और मिट्टी। अगला प्रश्न दे रखा है कि आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। तो यहाँ पर है कि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि दिए गए द्रव का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है तो यह पुष्टि करता है कि द्रव शुद्ध जल है। और यहाँ पर है अगला प्रश्न सातवां, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर है पहला बर्फ। तो बर्फ शुद्ध नहीं है ना, बर्फ जल का ही है तो जल तो शुद्ध नहीं है। अगला है बर्फ, यहाँ पे जल का शुद्ध क्या होता है H2O। तो यहाँ पे मिश्रण है ये यहाँ पे ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। दूध, ये भी दूध भी शुद्ध पदार्थ नहीं है। लोहा, लोहा बिल्कुल शुद्ध पदार्थ है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी शुद्ध पदार्थ है। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी कुल शुद्ध पदार्थ है। पारा भी ईट शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा शुद्ध पदार्थ है। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा जल। तो इसमें होगा समुद्री जल, वायु और सोडा जल, ये जो है विलयन है। जबकि कोयला, मिट्टी ये जो है विलयन नहीं है। निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे देखिए दो होंगे, दूध और स्टार्च विलयन, ये भी आप कर लीजिएगा। दूध और स्टार्च विलयन, इसे मैं कर देता हूँ। दूध और स्टार्च विलयन ये दोनों जो है वह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे। 10वां है कि निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। सोडियम, मिट्टी,
चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टीन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन और मीथेन। तो रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड और रक्त। तो सबसे पहले तत्व, तत्व में लिखेंगे सोडियम, चांदी, टीन और सिलिकॉन। ये क्या होंगे? ये हो जाएंगे आपके तत्व। यौगिक में लिखेंगे कैल्शियम, कार्बोनेट, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये क्या होंगे आपके यौगिक। मिश्रण में लिखेंगे मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, वायु, साबुन और रक्त। ये हो जाएंगे मिश्रण। तो बच्चे ये था चैप्टर 2 विज्ञान क्लास 9 साइंस का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी प्रकार आपको हर एक चैप्टर का क्वेश्चन वाइज डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। जोहार, जय हिंद।